नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। यूपी की राजधानी लखनऊ से सबसे बड़े पार्क स्मृति उपवन में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से पार्क में लगे ओपन जिम जो है वो सभी मशीन टूट चुकी हैं, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण उनको सही नहीं करवा रहा है। हर साल मेंटेनेंस के नाम पर बजट जारी होता है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। यहाँ तक कि पार्क में मॉर्निंग वॉक करने के लिए आने वाले लोगों के लिए ना तो पानी के पीने की व्यवस्था है और ना ही साफ सुथरे शौचालय की है। आपको ये भी बताते चले कि स्मृति उपवन पार्क में पार्किंग पर अवैध कब्जे के चलते लोगों को मजबूरी में सड़कों पर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती है, जो कि किसी दिन बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। यहाँ पर सिंथेटिक टैग का टेंडर हो गया, पास हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद सरकार बदली, निजाम बदला, सिंथेटिक टैग गायब हो गया। अब जो चालू है ये शिलान्यास तो हो गया सिंथेटिक टैग का, लेकिन बना नहीं। इसके लगे हुए कम से कम 5 महीने हो गए। यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था ठीक से नहीं है, पानी पीने कोई व्यवस्था नहीं है और सिंथेटिक पार्क नहीं है, कोई रख रखाव नहीं है, न झाड़ू लगता है, न है। सबसे गंदगी का पार्क अगर है तो ये पार्क। इसके प्रधानमंत्री सेहत के लिए बड़ा ख्याल रखते हैं और लोगों को समय समय पे जागरूक भी करते हैं। इसके लिए सरकार एक अलग से बजट भी देती है। और आज हम जहां पे मौजूद हैं, ये लखनऊ का स्मृति उपवन पार्क है। आशीष, तस्वीरें दिखाइए। ये वो लोग हैं जो सुबह आते हैं, सेहत का ख्याल रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं। और ये लखनऊ का स्मृति उपवन पार्क है। पूरी तस्वीरें दिखाइए आप, पार्क के चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये एक बहुत ही बड़ा पार्क है और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा ये डेवलप किया गया है। लेकिन यदि बात करें यहाँ के संसाधनों की, यहाँ की जो चीजें हैं, जो इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, उनकी बात करें तो तमाम प्रकार की शिकायतें आई हैं, चूंकि जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो खराब है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो पार्किंग बनाई गई उस पे एक अवैध लोगों का कब्जा हो गया है और लोगों को पार्किंग ना मिलने के कारण लोगों में एक रोष है, आक्रोश है और कहीं न कहीं एक ये आशंका जता रहे हैं कि किसी दिन एक बड़ी घटना हो सकती है, चूंकि वहां पे अवैध लोगों ने एक बैडमिंटन का अड्डा बना रखा है और जो लोगों की गाड़ियां हैं वो आखिरकार सड़कों पे खड़ी हो रही हैं। हमारे साथ सुबह से मॉर्निंग वॉक करने जो लोग आए हैं वो हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारी समस्या ये है कि बाहर पार्किंग की बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। अव्यवस्था इसलिए फैली हुई है कि जहां पे पार्किंग है वहां पे लोगों ने अवैध कब्जा करके अपना बैडमिंटन कोर्ट बना लिया है और वहां पे जब गाड़ी खड़ी करने जाओ तो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं वो लोग क्या नाम समस्या पैदा करते हैं और लड़ाई झगड़ा करने की भी कोशिश करते हैं। आपका क्या कहना है? चूंकि जो समस्याएं हैं, जैसा इन्होंने कहा पार्किंग को लेकर, पार्क के अंदर भी कोई समस्याएं हैं? एलडीए का बजट तो बहुत बड़ा है, दावे बहुत हैं कि हम यहाँ जिम लगा रहे हैं, वहाँ जिम लगा रहे हैं। ये एक जिम हमारे यहाँ लगा हुआ है, ये वर्षों से जब से लगा है उसके 6 महीने बाद से पूरा खराब है। इसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, केवल दिखाने के नाम पे सफेद हाथी खड़े हुए हैं। और एलडीए हर बार बोलता मैं 80 पार्कों में और लगाऊंगा, 90 पार्कों में और लगाऊंगा। अरे जहां लगा है वहां तो सही हो। इस तरह की व्यवस्थाएं पार्क के अंदर हैं और कई बार उचित अधिकारियों से, विधायक जी से शिकायतें भी की गई, लेकिन उसका निवारण नहीं हो पाया है। आपका क्या कहना है? यहाँ पर पाथवे जो बना हुआ था, बनने का टेंडर हुआ, वो अभी तक बना ही नहीं है और पानी की बहुत कम व्यवस्था है। सिंथेटिक पार्क तो अव्यवस्थाओं की यहाँ पे एक झड़ी लगी हुई। आशीष, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। हालांकि ये लखनऊ का आशियाना इलाका है और सरोजी नगर क्षेत्र है। यहाँ के जो सक्रिय विधायक हैं, कहने में कोई हिचक नहीं है, राजेश्वर सिंह है और उन्होंने यहाँ पे जब विधायक बने उसके बाद ये बड़ी व्यवस्थाएं की लोगों को स्वस्थ रखने के लिए। एक बार जूम करके दिखाइए, वो लोग जो जिम कर रहे हैं वही इंस्ट्रूमेंटों में कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई शिकायतें हैं। लेकिन हालांकि अब जो जानकारी आ रही है कि स्थानीय विधायक का कहना यह है कि जो शिकायत आई है उसका निस्तारण होगा। लेकिन बड़ी बात यह भी कही जाएगी कि आखिरकार पहली बार ऐसा भी है क्योंकि जो स्थानीय विधायक हैं वो लखनऊ के कई जो सरोजी नगर क्षेत्र के एलडीए के पार्क हैं या नगर निगम के पार्क हैं उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं की। लेकिन जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो टीम है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट टीम है, जो सुपरविजन में जो टीम लगाई जाती है, स्थानीय अभियंता लगाए जाते हैं, उनकी अनदेखी का कारण ये है कि अब यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ अभिषेक सिंह, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा
विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें खासा चर्चा कानपुर की सिसमाऊ सीट है, जहां पर आपको बताते चले कि 1996 से ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के खाते में है, जहां 60% से अधिक मुस्लिम हैं, जहां पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को सिंपैथी वोट दे रहे हैं, तो वहीं 40% में मिक्स आबादी में दलित, पिछड़ा, कायस्थ और ब्राह्मण हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस और सपा इस सीट से अलग अलग प्रत्याशी उतारेगी, तो बीजेपी भी इस सीट पर पैनी नजर बनाए हुए है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने नाम फाइनल तो कर दिया है, लेकिन अभी औपचारिक ऐलान बाकी है। देखिए कानपुर के प्रभारी और गोविंद नगर सीट के विधायक सुरेंद्र मैथानी से खास चर्चा, जिसमें मैथानी सुदर्शन के कैमरे के सामने सिसमाऊ सीट से लेकर जनता एनआरसी तक क्या बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 उपचुनाव सीटों पर यहाँ पे परिणाम आना बाकी है। हालांकि चुनाव अभी आने वाले हैं, लेकिन जनता किस तरीके से देख रही है, कार्यकर्ता किस तरीके से देख रहे हैं, यहाँ पे इसको लेकर के तमाम प्रश्न हैं। समाजवादी पार्टी ने जहाँ पे अपना उम्मीदवार पूर्व विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी को तय कर दिया है, तो अब जनता ये देखना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उतार रही है मैदान में, जबकि 96 के बाद से यहाँ पे कमल सीसामऊ की विधानसभा जो सीट है उपचुनाव की चर्चा का विषय है पूरे प्रदेश में, उसमें कमल नहीं खिल पाया है। हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। सीसामऊ से अब तक आपने कैंडिडेट नहीं उतारा। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उतरा हुआ होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति निमित्त मात्र होता है। हमारा कमल के फूल के लिए हम पूरे 5 वर्ष काम करते हैं। हमें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति देना होता है। व्यक्ति कौन है ये हमारा विषय नहीं होता। हम तो कमल के फूल के लिए पूरे 5 वर्ष माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की योजनाओं को जनता के बीच में लेकर के जाते हैं, और एक एक बूथ पर जनता से इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी के आधार पर हम संपर्क और संबंध रखते हैं, जिस आधार पर हमें किसी भी चुनाव की कोई अतिरिक्त तैयारी नहीं करती। हम अकेले ऐसे कैडर बेस्ड पार्टी हैं कि जो प्रत्येक चुनाव को स्वयं चुनौती मानते हैं। ये हमारी कार्य पद्धति है। 96 से लेकर के अब तक राकेश सोनकर जी के बाद अब तक कमल नहीं खिला। हाँ, देखिए उसमें भिन्न भिन्न कारण रहे हैं। जैसे आप अभी उठा करके देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में कैसे आरक्षण को बदल देने की कभी बात आ जाती है, कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे और लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जनता समझदार है, बार बार वो धोखे में नहीं आती। आप सीसामऊ विधानसभा को अगर उठा करके देखें तो यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक सूबे के सूबेदार का और हम जैसे जो विधायक होते हैं उन विधायक का अपने क्षेत्र में नैतिक कर्तव्य होता है। किसी ने हमको वोट दिया या नहीं दिया, हम समभाव के साथ, समरसता के साथ पूरे क्षेत्र के गार्जियन के रूप में सेवा करते हैं और पूरे क्षेत्र के विकास को करते हैं। अब सीसामऊ को उठा करके अगर देख लें तो 2 बार से सीसामऊ की जो हालत समाजवादी पार्टी के समय में बना दी गई है, उससे लोग भारी असंतुष्ट हैं। पहले क्या हुआ, ये विषय अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कारण भिन्न भिन्न चुनावों में रहे, लेकिन इस समय लोग बहुत असंतुष्ट हैं। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने की बात आपने कही, तो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर ये चर्चा है कि ये प्रत्याशी बदल दिए जाएंगे और दूसरा प्रत्याशी आएगा। विपक्ष आप पे निशाना साध रहा है, जैसे आप साध रहे हैं कि आप बीएलओ बदलने की बात कर रहे हैं, आप लिस्ट से नाम हटा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण आपके ऊपर आरोप लग रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आप इससे पहले चुनाव में जाइए तो इन लोगों के आरोप पहले से तय रहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी और ईवीएम के कारण हार गए। जब इन्होंने देखा कि कहीं पे इनके नेता कोई कहीं जीत रहे हैं और लोकसभा में इन्होंने ज़्यादा सीटें अपनी पिछली तुलना में ज़्यादा सीटें हासिल की, तो ईवीएम पे अब इनको बहाना कोई नहीं मिलेगा। ईवीएम पे ये अपनी खींच नहीं मिटा सकते। तो अब इनको जब आभास हो रहा है कि हम चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब वो इस तरह की बात करते हैं, अन्यथा इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से CAA लागू हो गया, NRC, जनता NRC जो है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? हमारा ये तो एजेंडा भी पहले ही हमने इसको घोषणा पत्र में भी कह रखा है, तो हम उसको पूरा करेंगे। जैसे हमने 35 से और वो 370 हटाने के लिए हमारा संकल्प था, हमने हटाया, उस पर हमने किसी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन हम उसको करके रहेंगे, क्योंकि हमारा वो एजेंडा है, हमारे उस घोषणा पत्र में है। थे हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी, जिन्होंने प्रत्येक विषय, चाहे वो जनता NRC हो,
चाहे वो हो सीसामऊ की हॉट सीट उपचुनाव पे जो आ रही है, को लेकर के भी सभी प्रश्नों को बखूबी इन्होंने बताया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज कानपुर। फर्रुखाबाद में 2 महीने से गायब चकबंदी कानूनगो का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा सकी है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कानूनगो के गायब होने का मामला अब ठंडे बस्ते में डाल दिया है। परिजन लगातार डीएम, एसपी और चकबंदी विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं गायब कानूनगो का परिवार चकबंदी ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गया है। कानूनगो की मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। कानूनगो के परिवार ने चकबंदी विभाग के बाबू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कानूनगो जनपद कासगंज का रहने वाला है। मामले को लेकर पत्नी ने बताया कि फतेहगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। वहीं कासगंज से फतेहगढ़ अधिकारियों के न्याय के लिए चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। 20 अगस्त से कानूनगो यहाँ ऑफिस से बाहर निकले, फुटेज यहीं का है फतेहगढ़, और वहाँ से उसे फुटेज में मतलब दिखे। उसके बाद से आज दिन तक उसको पता नहीं है। क्या नाम था कानून? मनोज कुमार महेश्वरी। आपके कौन है वो? हस्बैंड थे हमारे भैया। 20 तारीख लापता है, कोई पता नहीं? हाँ हाँ, शिकायत नहीं की अभी तक आपने? शिकायत कर दी भैया, प्रशासन से भी कर दी और उच्च अधिकारियों से भी मिल ली है सब बात, लेकिन अभी तक उनको कुछ पता नहीं चला है। 2 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं है उस आधार पे वो काम करें, कोई पता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। खुशीनगर में पडरौना कोतवाली में हिंदू युवकों ने सूचना दी कि भोला वेज कार्नर का मालिक हारून खान चर्बी के तेल का प्रयोग कर बेवकूफ़ बना रहा है। आपको बताते चले कि कोतवाली पडरौना के प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार सिंह को संबोधित एक तहरीर मिली। बताया जा रहा है कि इस सूचना में प्रार्थी ने नगर पडरौना के एक गारमेंट्स के पास से पिछले लगभग 6 वर्षों से एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा अपने आप को हिंदू बताकर भोला वेज कॉर्नर नामक ठेला लगाकर रखा था। करीब 3 वर्ष पूर्व हम लोगों को उसके ऊपर शक हुआ तो कोतवाली में सूचना दी गई, पर उसने हिंदू स्टाफ का आधार कार्ड दिखाकर प्रशासन सहित हम सभी को यकीन दिलाया कि वह हिंदू है। वहीं कुछ दिन पूर्व नवरात्र के पावन अवसर पर सूचना मिली कि उस व्यक्ति का नाम हारून वल्द लुकमान है, जिला बाराबंकी का निवासी है। साथ ही साथ नवरात्र में हिंदू जनमानस को अपना कबाब पराठा वेज और नवरात्र में खाने वाला बताया, लेकिन उसके कबाब पराठे में चर्बी का तेल मिला हुआ था। ऐसे में पीड़ित ने पुलिस को सूचना देकर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद आलू साग भाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बिना लाइसेंस अवैध रूप से लाखों का आलू भंडारण करने वाले 16 शीतगृह मालिकों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जनपद में 107 शीतगृह संचालित है। वहीं इस वर्ष शासन से अग्निशमन यंत्रों के मानक बदलकर आधुनिक यंत्र लगाने के निर्देश दिए गए। अग्निशमन के मानक पूरे किए बिना शीतगृह का नवीनीकरण भी नहीं किया जाना है और ऐसे में शीतगृह संचालकों ने बिना नवीनीकरण कराए ही आलू का भंडारण शुरू कर दिया है। विभाग नहीं चाहता है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो भी मानक हैं, जो भी किसानों का आलू या जो भी कृषि उत्पाद का भंडारण किया जा रहा है वो मानक के हिसाब से ही भंडारण हो कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हो तो जो हमारे कृषक हैं उनको सारी चीज़ें मुआवजा उसको मिल सकें। अगर किसी चीज़ का लाइसेंस नहीं होगा, अगर बीमा नहीं कराओगे तो किसान को मुआवजा नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का, भारत सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का खाली उद्देश्य यही है कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो काम ऐसा हो जो प्रो फार्मर हो, फार्मर के लिए हो, उसमें किसी प्रकार की किसान को समस्या ना हो। मान लीजिए ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद में जो है शासन जो है कि पूरी तरीके से विभाग के ऊपर हावी हो जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा शासन विभाग को सपोर्ट करता है, ठीक है। खाली हम लोगों का, अधिकारियों का, या हम लोगों का जिम्मेदारी है कि ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को सही रखा जाए और जो हमारे एक्ट हैं, कानून हैं, उनको सही तरीके से जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाते हुए उनका इन्फोर्समेंट किया। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते चंदौली की। चंदौली में अवैध अतिक्रमण कर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बताते चले कि अवैध अतिक्रमण पर रेलवे प्रशासन का डंडा चला। रेलवे की जमीन पर निर्मित अवैध झोपड़ियों और मजार पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की गई। वहीं आरपीएफ जवानों की मौजूदगी में रेलवे का बुलडोजर गरजा। भारी संख्या में आरपीएफ जवानों के एक्शन के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। डीडीयू नगर स्थित मानसरोवर तालाब का पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ, थैंक यू अशोक। बेसिकली अशोक, रूल्स के अनुसार रेलवे का ज़मीन में एनी आउट कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ ए मैंडेटरी ड्यूटी आरपीएफ का और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। जैसे हमको खबर मिलेगा हम लोग तुरंत कार्रवाई करना है, तो यही हुआ है आज।
तो जो भी अवैध कंस्ट्रक्शन है रेलवे लैंड में, वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट इज ऑल। धर्म नगरी वृंदावन में धर्म रक्षा संघ की एक संगोष्ठी की गई। वही परिक्रमा और मार गोपाल खार स्थित श्रीमद् भगवत मंदिर में स्वामी आदित्यानंद महाराज की अध्यक्षता में संगोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में बताया कि बहराइच में महाराजगंज कस्बे में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय द्वारा यात्रा पर पथराव और गोलीबारी की गई। इसके साथ ही हिंदू युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। साथ ही तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी और मूर्ति तोड़ने की घटनाओं को लेकर धर्म रक्षा संघ ने कड़ा रोष व्यक्त किया है। संघ की ओर से यहाँ गोष्ठी रखी गई है परिक्रमा मार्ग पर। ये जो बहराइच में घटना की है मुस्लिमों ने, ये इन्होंने बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं धर्म रक्षा संघ की ओर से अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी के शरण प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके घरों में ये छानबीन की जाए, जांच की जाए कि वो लोग क्या धारदार हथियार रखते हैं। यदि धारदार हथियार रखते हैं तो उन हथियारों को जब्त किया जाए और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लागू करके उनको जेल में डाला जाए। बहराइच में जिस प्रकार अमानवीय यातना देते हुए इस एक हमारे हिंदू युवा की हत्या की गई है, जिस तरीके से उसको प्रताड़ित किया मरने से पहले, और उसके बाद जो हमारे वहाँ पर विसर्जन यात्रा निकल रही थी उस पर जिस प्रकार पत्थरबाजी की गई है, यह सब देखने के बाद सनातनियों के अंदर एक बड़ा आक्रोश व्याप्त हो चुका है। केवल हमारे उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं बल्कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में, बंगाल में भी इसी प्रकार हमारे विसर्जन के ऊपर विधर्मियों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। और तेलंगाना में तो हद कर दी कि वहाँ पर हमारे देवी को हाथों पर कोई काट दिएगा, देवी की मूर्ति तोड़ दी गई। इस तरीके की जो परिस्थितियां भारतवर्ष में अब बनती चली जा रही है, अभी तक हम बांग्लादेश में देखते थे, अब हमारे भारत में मुस्लिम समाज की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वो खुलेआम इस तरीके से हमारे हिंदू समाज को चैलेंज कर रहे हैं। जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जिलाधिकारी की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहां त्योहारों के मौसम में जनता को जाम की समस्या से निदान दिलाने के लिए जनपद संभल की चंदौसी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में आज जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान डीएम के साथ एडीएम, एसडीएम कोतवाली, प्रभारी और नगर पालिका परिषद के कर्मचारी और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। बस्ती जनपद में अभी 1000 मूर्तियों का विसर्जन होना बाकी है। मूर्तियों का विसर्जन 17 अक्टूबर को कुआनो नदी के अहमद घाट पर होगा। बहराइच की घटना को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। पुलिस के आला अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। दुर्गा पंडालों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। जमीन से लेकर आसमान तक से निगरानी की जा रही है। जनपद बस्ती सुल्तानपुर की तरीके से एक ऐसा जनपद है जिसमें विजयदशमी के बाद भी पूर्णिमा तक यहाँ जनपद में हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित रहती है। आप जैसा देख रहे होंगे कि शहर के दोनों थाना क्षेत्र कोतवाली और पुरानी बस्ती, देहात के भी इक्का दुक्का क्षेत्रों में अभी कुल मिला करके लगभग 1000 के आसपास मूर्तियों का विसर्जन शेष रह गया है। मेले का आयोजन चल रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है। इस कारण से जोन के अन्य जनपदों से भी पुलिस बल यहाँ बुलाया गया है। अपने तरीके से ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, सतर्कता बरती जा रही है। जहाँ तक कल की घटना के परिप्रेक्ष्य में भी पुलिस का ये दायित्व है कि किसी तरीके कोई अफवाह न फैलने पाए, किसी तरीके से कोई मनमरिंग न हो। आपसी भाईचारा और प्रेम पूर्ण का जो माहौल है देहात के क्षेत्रों में, लगभग जो 1500 से अधिक मूर्तियाँ जो विसर्जन लोगों ने किया है, वही माहौल बना रहे और किसी तरीके से मरमरी न हो, आपसी भाईचारा बने रहे, इसीलिए पुलिस स्तर से सतर्कता बरती जा रही है। संभल के बहजोई में कांच फैक्ट्री की जमीन में बने अवैध 84 मकानों को हाईकोर्ट के आदेश पर खाली कराने का जिला प्रशासन पहुंचा। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के आदेश पर कांच फैक्ट्री की जमीन पर बने अवैध मकानों को खाली कराने जिला प्रशासन पहुंचा, जहां काफी संख्या में स्थानीय पुलिस और पीएससी बल तैनात रहा। कई मकानों को खाली कराकर सील किया गया। मकानों में रह रहे लोगों को निकालकर लगातार खाली कराने की हिदायत जारी है। तो कांच फैक्ट्री की जमीन में अवैध कब्जे बने हैं, जहां पर 84 मकान जो है हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो की जा रही है।
ये जनपद संभल के बहजोई कस्बा क्षेत्र के अंदर यहाँ एक पुरानी ग्लास फैक्ट्री हुआ करती थी। उसमें लिक्विडेटर को लैंड देने के लिए हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं। उसी हाईकोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में आज यहाँ पे 2 प्लाटून पीएसी और थाना बहजोई की फोर्स पूरे ताकतबंद के साथ में मजबूती से खड़ी है प्रशासन के सहयोग में, ताकि प्रशासन जो जिन 80 घरों को खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें उनका कंप्लायंस है समय से हो सके। और मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई अवरोध इस तरह के सामने आया है और उम्मीद करता हूं कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका कंप्लायंस। तो चलिए अब कानपुर की बात कर लेते हैं। कानपुर में हुए सड़क हादसे के बाद एक साथ चारों दोस्तों की शव यात्रा निकाली गई। वहीं इस माहौल से चीत्कार गूंज उठी है। इलाके में हर किसी की आंखें जो है वो नम हो गई हैं। आपको बताते चले कि भौती हाईवे पर सोमवार की सुबह पीएसआईटी के 4 छात्र समेत 5 लोगों की मौत के बाद मंगलवार को सभी का अंतिम संस्कार एक साथ ड्योढ़ी घाट पर किया गया। इस दौरान सभी का दिल दहल गया। मोदनी नगर में भोजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कलछीना में बिजली ने विजिलेंस के साथ थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें दर्जन भर लोगों को चोरी से बिजली चलाते पाया गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि मौजूदा ग्राम प्रधान पर हजारों रुपए बिजली का बकाया था, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारियों के बार बार कहने के बाद भी बिल जमा नहीं किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात इस चेकिंग अभियान में ये भी है कि एक दो के अलावा सभी जो है वो चोरी करने वाले मुस्लिम थे, जहां सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए मुस्लिम सबसे आगे रहते हैं। वहीं बिजली चोरी की घटना को अंजाम देने में भी सबसे आगे ही नजर आए हैं। साथ ही मोदी नगर के गोविंदपुरी से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर में बिजली के मीटर और कुछ संदिग्ध चीजें जो हैं वो पाई गई, जिस पर मोदनी नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। कलछीना में कल हमने विभागीय रेड मारी थी। उसमें जो है एसओ भोजपुर, मोदी नगर से फोर्स, हमारी एंटी पावर थेफ्ट की फोर्स, विजिलेंस की फोर्स और विभागीय अधिकारी कर्मचारी ने मिलकर करीबन 50 से 60 आदमियों के द्वारा एक चेकिंग अभियान चलाया गया था। और हमने पूरे गांव को 3 तरफ से हमने चेकिंग कराई थी। उसमें हमें 135 में 15 चोरियाँ मिली, 138 में 2 चोरी मिली, 10 कनेक्शन बकाये पे काटे, 12 कनेक्शन मीटर उतारे। इसके साथ साथ जो वर्तमान प्रधान हैं कलछीने के, उनके यहाँ भी बकाया था 12 का, उनको लगातार तगादा कर रहे थे, जमानी कर रहे थे। एक कनेक्शन उनके घर पे था जिसको उन्होंने मीटर को भी उतार रखा था। कई बार उनको कहा गया था, अनुरोध किया गया था कि आप जमा करिए। बकाया करीबन 2 लाख से ऊपर का था। कल हम लोगों ने उनके यहाँ पहुँच के उनसे 50-50 हज़ार रुपये दोनों कनेक्शन जमा कराए और उनसे ये अनुरोध किया कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, प्रधान हैं, तो आप सहयोग करिए, आपका प्रभाव पूरी जनता पड़ता है। यदि आप ऐसा कृत करेंगे तो फिर बाकी जनता क्या करेगी। तो कल उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सभी से बिल जमा कराएंगे। ये अभियान चलाया गया। तो इसमें साथ साथ एसडीएम साहब की भी मदद ली गई हमने। इसमें तहसीलदार साहब भी हमारे साथ गए थे। बिहार के मुंगेर में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम का ही अध्यक्षता मेघना के द्वारा किया गया, जिसमें डॉक्टर ने लगभग 35 मरीजों को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को कैसे पहचाना जाए इसको लेकर जानकारी दी गई। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष सचिव के साथ कई गणमान्य जन जो है वो मौजूद रहे। अक्टूबर महीना पिंक मंथ कहलाता है और ब्रेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग इस महीने करते हैं, ताकि अर्ली जितना जल्दी हो सके हम लोग ब्रेस्ट को कैंसर पकड़ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में जहाँ तक हम लोग को पता है कि गांठ जो है बहुत अर्ली स्टेज में अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाता है। इसीलिए 30-35 साल की एज तक में लोग अपना एक बार सारा चेकअप करा लें, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट का करवा लें, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से छोटा वाला जो गांठ होता है वो अल्ट्रासाउंड में ही पकड़ाता है। आज हम लोग वामा क्लब ऑफ मुंगेर की तरफ से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर रूपा प्रसाद के यहाँ। पूरा अक्टूबर ही पिंक डे के लिए मनाया जाता है, पूरा मंथ ही। तो हम लोग इसमें सभी पेशेंट्स को कि ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचें और उसका पहचान कैसे हो, खाना पीना में और एक्सरसाइज से कैसे अपने आप को उससे बचाएं, उसका क्या इलाज है, यही सब बताने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं।
मध्य प्रदेश के परासिया में उर्धन नहरिया कोयला माइंस में हो रही ब्लास्टिंग के विरोध में विधायक ने ज्ञापन दिया। आपको बताते चले कि पेज छात्र के उर्धन और नहरिया कोल माइंस में हो रही ब्लास्टिंग के चलते आसपास के रहवासी इलाकों में मकानों की दीवारों में हो रही दरार और छतों में दरार आने से वहां के लोग परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर रहवासियों ने इंटक अध्यक्ष से संपर्क कर आज एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें माइंस मैनेजर और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। आज माननीय एसडीएम साहब को प्लास्टिक कोयला खदान मजदूर संघ इंटक की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसके पहले भी हम लोग ने एसडीएम साहब को पत्र लिखा था कि उर्धन माइन में अभी 3-4 दिन पहले एक ब्लास्टिंग की 9 तारीख को ब्लास्टिंग की गई थी और ब्लास्टिंग के उपरांत लोगों के घर में पत्थर चला गया, लोगों के नुकसान हुआ, शीट टूटी, खेतों में चला गया जहां लोग किसान काम कर रहे थे। तो ये नहरिया प्रबंधन जो उर्धन का है और नहरिया प्रबंधन जो दिल है सवरिया मैनेजर, ये इनकी लापरवाही के कारण ये स्थिति बन रही है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। ये तो इत्तेफाक था कि वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना घटी नहीं, मगर क्षति हुई है, मकानों की क्षति हुई है, फसलों की, ऐसे अनेक जगह में पत्थर गए जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंच सकता था। तो इसी के विरोध में आज मैंने एसडीएम साहब से कार्रवाई के लिए लिखा है और हमने हमारे तरफ से इंटक की तरफ से बात रखी है कि सवरिया मैनेजर पर एफआईआर करा जाए और उर्धन मैनेजर पर कार्रवाई करी जाए, उन पर एफआईआर कराई जाए ताकि दोबारा इस तरह की गलती ना हो और इनको पनिशमेंट किया जाए, इनमें सजा की जो कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था के अनुरूप इन पे कार्रवाई किया जाए। गुजरात में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से 2024 टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च की गई, जिसमें सभी टेक्सटाइल के घटक में शामिल किया गया। वहीं बातचीत करते हुए व्यापारियों ने बताया कि टेक्सटाइल से जुड़े सभी घटक इस नई नीति में शामिल किए गए। क्या कुछ कहा, सुनिए आप भी। जी, गुजरात राज्य सरकार ने दिवाली से पहले एक नई नीति लागू की है, जिसमें व्यापारियों में खुशी का माहौल आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ के जो व्यापारी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके पहले फोस्टा के जो अध्यक्ष हैं कैलाश हाकिम जी से हम बातचीत करेंगे, जिस प्रकार से जो नई नीति लागू की है इससे कितना फ़ायदा मिलेगा व्यापारियों को। टेक्सटाइल पॉलिसी 2024 टेक्सटाइल उद्योगकार, टेक्सटाइल इंडस्ट्रिस्ट के लिए एक वरदान साबित होगी। इतना उत्साह है और ये कह सकता हूँ कि सरकार ने दिवाली पे इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगकारों को एक गिफ्ट दिया है। सरकार ने हर छोटे छोटे सेक्टर, जिसमें एम्ब्रॉयडरी, वीविंग, टेक्सचराइजिंग, ट्विस्टिंग, एमएमएफ, पीवीएफ, स्पिनिंग और प्रोसेसिंग, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं, हर एक सेक्टर को इसको साथ में जोड़ा है। खासकर कैपिटल सब्सिडी, जिसको अपने 20% से लेकर 35% तक दिया गया, एक बहुत बड़ी सब्सिडी है। इंटरेस्ट सब्सिडी में 5% से 60% तक रखा गया है। और सरकार ने खास करके इसके अंदर इलेक्ट्रिक, जो एक मुख्य फ्यूल है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, उसमें भी जो महाराष्ट्र से हमारा टकराव होता तो उसमें भी ₹1 का सब्सिडी इसमें पर यूनिट दिया गया है। और महिलाओं पे विशेष फोकस करके उनके स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार के लिए ₹5000 तक का महिलाओं को भत्ता वेतन दिया गया है। ये इंडस्ट्री के लिए एक तो लेबर की प्रॉब्लम दूर होगी और महिला सशक्तिकरण के लिए एक वरदान साबित होगा। मैं डबल इंजन, मोदी जी की डबल इंजन सरकार को साधुवाद दूंगा और सरकार को खासकर इनको मैं साधुवाद दूंगा कि इन्होंने, गुजरात सरकार ने हर एक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए उद्योगकारों में एक नया जोश और उत्साह भर दिया है। और इस कड़ी में हमारे साथ और लोग जुड़े। जी, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण अरोड़ा, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट। जिस तरीके से 2012 में नई नीति जो बनी थी उसमें इसमें क्या फ़र्क? 2012 में जो नीति बनाई थी उसमें थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगा था। अगर वहीं से जैसे वो अभी शुरू करते, जो अभी शुरू की है, तो इसके हिसाब से वो अच्छा लगता। ठीक है, अभी जो किए तो वही भी बहुत बढ़िया है व्यापार के लिए। और व्यापारी आज बहुत इस टाइम खुश है, क्योंकि जो कोरोना के बाद व्यापार चला है और पहले ये 2 साल से व्यापार इतना देखने को नहीं मिल रहा था। आज जो हमारे को व्यापार देखने को मिला है कोरोना के बाद, आज व्यापारी बहुत खुश है। और यहाँ पे दिवाली का जो सब्सिडी का गिफ्ट मिला है, ये भी, इससे भी व्यापारी बहुत खुश है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी सब अच्छा रहेगा। जी, आपका नाम? जितेंद्र भाई। जितेंद्र जी, आप बताइए, जिस तरीके से आपको ये जो गिफ्ट मिला तो किस प्रकार से आप देखते हैं और सरकार को क्या संदेश देंगे? अभी जो ये 2024 की जो नई नीति और नई नियम आने से व्यापार और उद्योग में जो सब्सिडी के हिसाब से मतलब 5 से 10% जो बढ़ाए हैं ना, उसमें व्यापार को काफ़ी राहत मिलेगी और स्थानीय रोजगार भी मतलब इसमें हो सकता बढ़ावा मिलेगा, ये आशा है गवर्नमेंट से। जी, आप क्या कहेंगे इस नीति को लेकर? मेरा नाम प्रकाश बेरीवाला है। अभी सरकार की जो पॉलिसियां हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी है, उसका फ़ायदा भी देखने को भी मिल रहा है। सब लोग देख रहे हैं। इस साल में ऐतिहासिक कपड़ा सूरत से मेरे हिसाब से डिस्पैच हो रहा है।
मंडियों में खूब डिमांड है, खूब जा रहा है, खूब सहयोग मिल रहा है, ट्रांसपोर्टर का भी खूब माल उठ रहा है, खूब माल जा रहा है और लोगों को 2 पैसा मजदूरी भी मिल रही है, मतलब नफ़ा भी अच्छा मिल रहा है। इतना डिमांड है कि भरपूर उसकी पूर्ति हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। जी, आपका नाम? रमेश भाटिया, पोस्टा मिलेनियम मार्केट 1। आपको क्या लगता है जो ये नीति लाई गई है सरकार की तरफ से, कितना उसमें आपको खुशी दिखाई पड़, क्योंकि जो पहले कहा था अब में क्या अंतर आपको दिख रहा है? देखो, पहले 2022 में ये सब्सिडी बंद थी। अभी ये जो चालू हुई है, सबसे जो इंडस्ट्री चलाने के लिए सबसे जो होता है फंड, तो आपको सब्सिडी अपने को 10 से 35% कैपिटल में सब्सिडी मिल रही है। दूसरा रहता है इलेक्ट्रिक, वहाँ जो लगती है मिल होती है वीविंग में, इलेक्ट्रिक का 1 रुपये यूनिट सब्सिडी हो गया। और तीसरा जो अपने को इंडस्ट्री चलाने के लिए लेबर का है, लेबर जैसे गांव में कहीं चालू करते हैं वहाँ पे भी उसको हो जाएगा। और दूसरा इंटरेस्ट सब्सिडी भी 5 से 7% कर दी है, जो बढ़ा दिया, पहले से अच्छा हो गया। तो ये दीपावली के टाइम पे ये अभी जो किया है, तो सेंट्रल और गवर्नमेंट ने, वैसे तो राज्य सरकार ने, ऊपर से पीएम मोदी ने भी पूरा सपोर्ट करके यहाँ पे जो गुजरात के अंदर इतना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। और ये दीपावली का गिफ्ट ही समझो। तो इतना हमने कभी देखो हो गए 30-35 साल हो गए, इतना इंटरेस्ट सब्सिडी कैपिटल का इतना कभी सब्सिडी हुआ नहीं है। तो इसके लिए जो लोग अभी काफ़ी टाइम से रुके बैठे थे कोरोना के बाद, हम क्या इंडस्ट्री लगाए नहीं लगाए, बहुत मन में विचार था और सब्सिडी बंद थी। अभी जैसे ये सब चालू हो गया तो लोग अच्छे धड़ाके से ही अभी है ना अपना इंडस्ट्री लगाएंगे और गुजरात को मजबूत करेंगे। गुजरात मजबूत हुआ तो पूरा देश मजबूत होएगा। तो अपना जैसे आगे चाइना अपने को टक्कर दे रहा है, चाइना की टक्कर के सामने अभी गुजरात ने ऐसे पॉलिसी ला दी है, जो हम इंडस्ट्री लगाएंगे चाइना की टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरीके से आपने देखा कि जो ये नई नीति जो 2024 की लाई गई, उससे जो व्यापारी हैं काफ़ी खुश नज़र दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो पहले 2022 में था, 2012 में था, उसको लेके कहीं खुशहाल दिख रहे हैं। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। कर्नाटक के चिक्कोडी में पूर्व अध्यक्ष ने गृह लक्ष्मी के पैसे से लाइब्रेरी बनवाई है। मंत्री लक्ष्मी हेबालकर से सराहना की। कर्नाटक बेलगांव जिले के रायबाग तहसील के मंटूर ग्राम पंचायत की पूर्व अध्यक्ष मल्लावा मेटी जो सरकार की महत्वाकांक्षी गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने जमा हो रहे 2000 रुपये से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उम्मीदवारों का लाभ के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण उन्होंने करवाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।